हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए दूसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस दूसरे मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस दूसरे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस दूसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है 20, उसके बाद में फिर से 20, फिर हमें दिया गया है 22, उसके बाद में 18, 18 के बाद में 25, 25 के बाद में 15 और 15 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस सीरीज के अंदर जो संख्या में दी गई है वो संख्या हमें कैसे दी गई है, यानी कि इस सीरीज के अंदर संख्या छोटी बड़ी इस क्रम में दी गई है। और जब भी आपको सीरीज के अंदर इस टाइप से संख्या दी जाए तो समझना ऐसे सीरीज को आपको सोल्व करना है, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस सीरीज के अंदर हमें संख्या दी गई है छोटी बड़ी इस क्रम में। तो इस सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर फर्स्ट में 20 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो क्या है आगे 22 से 22 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 20 और 2 मिलकर बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे है 25, तो 22 से 25 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 22 और 3 मिलकर बन जाएगा 25। अब इसी प्रकार से 25 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, आगे क्या है प्रश्न चिन्ह है। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए 20 से 22 बना कैसे +2 करने से, 22 से 25 बना कैसे +3 करने से। यानी कि यह संख्या कंटिन्यू चल रही है, यानी कि पहले +2 उसके बाद में +3। अब 25 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे मेरे भाई, आगे हम कर देंगे 3 के बाद में +4। यानी कि इस 25 के अंदर यदि हम +4 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 25 के अंदर +4 कर देंगे तो 25 और 4 मिलकर बन जाएगा 29। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 29। अब हमें देखना है कि संख्या 29 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर संख्या 29 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर
पता करना है कि 568 से यहाँ पर 361 कैसे लिखा गया है, या फिर यहाँ पर 568 का संबंध 361 के साथ में कैसे है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 939 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए 568 से यहाँ पर 361 बनाया गया है कैसे। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या किया गया है, 568 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 568 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 और 8 हो जाएगा 19, यानी कि 568 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर योग आएगा 19। अब 19 से 361 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई 19 से 361 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 19 का किया गया है स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 19 का स्क्वायर होता है 361। और ध्यान से देखिए 361 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 939 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि 939 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 939 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 939 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 12 और 9 हो जाएगा 21। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 19 का स्क्वायर करके यहाँ पर 361 लाया गया है, सेम उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 21 का स्क्वायर। तो मेरे भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 441। अब हमें देखना है कि 441 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 441 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 के सामने संख्या दी गई है 42 है। इसी प्रकार से देखिए 6 के सामने संख्या दी गई है 36 है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए 7 के सामने संख्या दी गई है 42 है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 7 से यहाँ पर 42 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 से 42 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 7 का क्या कर दें 6 से गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 7 छिके 42। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 के सामने संख्या दी गई है 36 है, तो 6 के सामने देखिए 36 कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 का क्या कर दें 6 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 6 छंगा 36। अब सेम इसी प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं कि 9 के सामने इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम आसानी से बता सकते हैं कि 9 के सामने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, जिस प्रकार से सभी संख्याओं का 6 के साथ में गुणा किया गया है, सेम उसी प्रकार से इस 9 का भी हम क्या कर देंगे 6 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बन जाएगा 9 छिके 54, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 54। अब हमें देखना है कि संख्या 54 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 54 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ
साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस मैथमेटिक्स साइंस करंट अफेयर्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 45 रुपए, यानी कि 45 रुपए की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में UTENSIL को 10 लिखा जाता है तथा LOVE को 6 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में COUNTRY को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर UTENSIL को यहां पर 10 कैसे लिखा गया है। इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि LOVE को यहां पर 6 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि COUNTRY को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए UTENSIL को यहां पर 10 लिखा गया है कैसे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इस शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि आप इस शब्द को ध्यान से देखोगे तो इस शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर की संख्या है 7। अब 7 से 10 बनाने के लिए क्या किया गया है, इसी शब्द को आप ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि शब्द के अंदर टोटल कितने स्वर हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस शब्द के अंदर 3 स्वर भी दिए गए हैं। देखिए यू, उसके बाद में ई और उसके बाद में आई। स्वर की संख्या कितनी है, 3 है। तो मेरे भाई इस 7 के अंदर यदि हम 3 को ऐड कर देंगे तो 7 और 3 मिलकर बन जाएगा 10। और ध्यान से देखिए 10 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि LOVE को यहां पर 6 इसी प्रकार से लिखा है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए LOVE इस शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर कितने हैं। तो ध्यान से देखिए इस शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर की संख्या है 4। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, स्वर देखेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए LOVE इस शब्द के अंदर कितने स्वर हैं, 2 स्वर हैं। कौन कौन से, तो ध्यान से देखिए O और E। तो हम क्या करेंगे, इस 4 के अंदर +2 कर देंगे तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा 6। तो और मेरे भाई ध्यान से देखिए 6 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि COUNTRY को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस शब्द के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं ये काउंट करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस शब्द के अंदर टोटल अल्फाबेट लेटर हमें दिए गए हैं 7। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर काउंट करना है क्या, स्वर। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस शब्द के अंदर हमें स्वर की संख्या दी गई है 2 स्वर कौन से हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए O और U। तो यहां पर हम 7 के अंदर क्या कर देंगे, +2 कर देंगे तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। यानी कि
COUNTRY को लिखा जाएगा नो। अब हमें देखना है कि नो किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है नो में दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वर्ष 1939 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1943 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1945 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। इसी के साथ में देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो मेरे भाई याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था सिंगापुर में, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात माध्यम में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, चक्का फेंक प्रतियोगिता में चक्का का वजन कितना होता है पुरुषों के लिए? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चक्का फेंक प्रतियोगिता में चक्का का वजन होता है 2 किलोग्राम। किसके लिए? पुरुषों के लिए। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि चक्का फेंक प्रतियोगिता में चक्का का वजन कितना होता है महिलाओं के लिए? तो मेरे भाई याद रखना, चक्का फेंक प्रतियोगिता में चक्का का वजन होता है महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न आप सभी के सामने, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए है शीशा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है जिंक, और ऑप्शन डी है तांबा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ है ग्रेफाइट। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए याद रखना, जो ये ग्रेफाइट है ये एक प्रकार का क्या होता है? तो मेरे भाई ग्रेफाइट होता है एक प्रकार का अधातु, ठीक है। और जो ये ग्रेफाइट है ये क्या होता है? तो मेरे भाई ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे दिल्ली में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी द्रव का क्वथनांक किस कारक पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए वायु दाब पर है, ऑप्शन बी है घनत्व पर है, ऑप्शन सी है अपवर्तनांक पर है और ऑप्शन डी है चालकता पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि किसी द्रव का क्वथनांक वायु दाब कारक पर निर्भर करता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस देश को फुटबॉल की जन्मभूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राजील देश को, ऑप्शन बी है जर्मनी देश को, ऑप्शन सी है इंग्लैंड देश को और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना देश को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इंग्लैंड देश को फुटबॉल की जन्मभूमि कहा जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी पर ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करेगी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी है पानी में, ऑप्शन सी है स्टील में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पृथ्वी पर ध्वनि स्टील माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करेगी। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इनमें से गोल गुंबद है कहाँ पर है? बीजापुर में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जब धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जब धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा क्यों नहीं कर सकती हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा क्यों नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, क्योंकि ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से चार मीनार किस राज्य में स्थित हैं?
ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है तेलंगाना में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चार मीनार तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी द्रव के ऊपर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघलने के बाद द्रव के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि किसी द्रव के ऊपर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघलने के बाद द्रव का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे ऊंचा लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है पटना में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, और आज की इस क्लास के अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 7 बजे।